आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निःशुल्क कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं। देखेंगे प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी है और साथ ही जानेंगे कि उनसे विद्युत का उत्पादन कितना किया जाता है। उनसे संबंधित कुछ विशेष बात हो तो उसको भी हम साथ में ही जानेंगे। और ये परियोजनाएं किस किस नदी पर बनी हुई हैं और उसकी क्या विशेषता है उसको भी हम लोग जानेंगे। साथ में ही इस पर जो हमारा फोकस है वह है MPG के GS में, तो हम उसको विशेष ध्यान रखकर हम लोग फैक्चुअली ज़्यादा बात करेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं चंबल घाटी परियोजना के बारे में। चंबल घाटी परियोजना जो है वो शुरू की गई थी। हमें पता होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना में पहली नदी घाटी परियोजना है और इसमें जो भागीदारी है वह राजस्थान सरकार की संयुक्त रूप से भागीदारी है। तो इस पर जो डैम बने हुए हैं वो 3 प्रमुख डैम हैं। तो पहला डैम जो बनाया गया है चंबल नदी पर वह बनाया गया है गांधी सागर, और ये बनाया गया है जो भानपुरा है मंदसौर का, वहाँ पर ये बनाया गया है। स्थापना 1960 में की गई थी। वर्तमान में इससे विद्युत का उत्पादन कितना किया जा रहा है कि वह 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। बांध की लंबाई देखें तो बांध की लंबाई है वह 64 मीटर है। और ये फैक्ट हमें ज़रूर याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पहला बांध है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी परियोजनाएं प्रमुख रूप से इसमें बनी हुई हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए। एक तो आपको दिख रहा होगा गांधी सागर बांध बना हुआ है। दूसरा हमें याद रखना है कि उससे आगे जाने पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। और तीसरा जो बांध बना हुआ है प्रमुख रूप से वो जवाहर सागर है। तो 3 बांधों को हमें प्रमुख रूप से देखना है, याद रखना है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर, जो कि चंबल नदी पर निर्मित दूसरा प्रमुख बांध है। अब राणा प्रताप सागर के बारे में हम लोग बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी और कहाँ पर की गई थी, तो ये स्थापना इसकी होती है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। ध्यान रखना है, इसकी स्थापना चित्तौड़गढ़ राजस्थान में होती है। और इससे सर्वाधिक तीनों डैम जो है उनमें सर्वाधिक 172 मेगावाट का विद्युत उत्पादन इसमें किया जाता है। बांध की ऊंचाई देखें तो 54 मीटर ऊंचा है। और चूँकि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निकट ये रावत भाटा में मौजूद है, तो कई बार इसका जो नाम का संबोधन है वह रावत भाटा के नाम से भी किया जाता है। तो हमें इसका दूसरा नाम भी याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? रावत भाटा बांध या फिर राणा प्रताप सागर, तो सबको हमें याद होना ही चाहिए। ठीक है, देखिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि राणा प्रताप के भाले के बारे में कहा जाता है कि उनका जो भाला था उसमें वजन था लगभग 70-72 किलो। इतने वजन का जो भाला जब वो फेंकते थे दुश्मनों के ऊपर, तो ऐसे ही 2-4 तो उसके वार से ही मर जाते थे, बाकी तो वो अपना भाला अपना काम कर ही देता था। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि 172 मेगावाट किस बांध पर बनाया जाता है, तो राणा प्रताप सागर बांध पर बनाया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं वह है जवाहर सागर डैम। अब जवाहर सागर यह जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, क्योंकि कोटा राजस्थान में बना हुआ है, इस कारण इसको कोटा बैराज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके भी 2 नाम याद रखने हैं, कोटा बैराज या जवाहर सागर। विद्युत का उत्पादन इसका तीनों बांधों की तुलना में सबसे कम इसमें होता है 99 मेगावाट। ठीक है, तो याद रखना है 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कोटा राजस्थान वाले डैम से होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम नदी घाटी तो परियोजनाएं पढ़ ही रहे हैं, साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रमुख नहरें कौन सी हैं नदियों पर, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो हमें याद हो कि जो चंबल नदी निकली है उत्तर की तरफ जाती है, उससे उसके बाएं तरफ और उसके दाएं तरफ 2 प्रमुख नहरें निकाली गई है। अब जो दाहिनी जो नहर है वो क्या करती है? दाहिनी नहर वो राजस्थान वाले क्षेत्र को जो दाहिनी नहर है वह मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र को सिंचित करती है, जबकि जो बाईं नहर है वो राजस्थान वाले क्षेत्र को सिंचित करती है। तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश में किन क्षेत्रों को ये जो नहर है ये सिंचित करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ये जो नहर है श्योपुर ज़िले को, भिंड ज़िले को, मुरैना ज़िले को सिंचित करती है, और साथ में ग्वालियर तक भी ग्वालियर के कुछ खेतों तक भी इसका पानी जाता है। तो ये सिंचाई होती है। और अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें कि कितने क्षेत्र पर इससे विद्युत जो है कितने हेक्टेयर भूमि ऐसे सिंचित होती है, तो लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि है वो इससे सिंचित होती है। तो इतने बड़े क्षेत्र को ये नहर सिंचित करती है। दोस्तों आपको इसका नाम भी याद रखना है। दाहिनी है तो इसको हम बोलेंगे चंबल मुख्य दाहिनी,
तो इस कारण इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं चामुदा। तो चामुदा किसको सिंचित कर रही है? मध्य प्रदेश के श्योपुर, भिंड, मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र को। चलिए अब बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में। तो नर्मदा घाटी परियोजना में बहुत सारी नर्मदा नदी पर परियोजनाएं बनी हुई है। तो चूँकि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, नर्मदा बहुत बड़े स्तर पर है, बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक, और भारत की भी 5वीं सबसे बड़ी नदी इसके बारे में कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारी परियोजनाएं। तो अगर हम वर्तमान के संदर्भ में देखें तो इस पर लगभग 29 वृहद परियोजनाएं, 135 मध्यम और 3000 छोटी जो है नहर परियोजना, नदी परियोजना, इन सभी से मिलाकर ये परियोजनाएं बनी हुई हैं। तो अब प्रमुख हम लोग इसमें देखेंगे। हमें 29, 135 और 3000 नहीं देखनी है, वरना हमारा टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो हमें आती भी नहीं है। हमें मुख्य देखनी है जो कि पूछे जाने की संभावना मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं रानी अवंती बाई, जिसको हम लोग जानते हैं बरगी परियोजना के बारे में। अब बरगी परियोजना है तो जाहिर सी बात है कि इसका संबंध रानी अवंती बाई डैम से भी इसको जानते हैं, और बरगी नामक स्थान पर है तो वहाँ पर भी इसको जानते हैं। स्थान कहाँ पर है भैया, कहाँ पर बांध बना हुआ है? तो हमें याद हो कि ये बिजोरा ग्राम जबलपुर में ये डैम बना हुआ है। 1971 में ये जो बांध है ये बनाया गया था। विद्युत का उत्पादन कितना होता है? तो विद्युत का उत्पादन इससे होता है 100 मेगावाट, याद रखना है। बांध की ऊंचाई 69 मीटर है, याद रखो तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें विद्युत का उत्पादन और स्थान याद रखना है। चलिए, और इसके बारे में ये फैक्ट हमें ज़रूर याद रखना है कि यह जो बांध है नर्मदा नदी पर निर्मित यह पहला बांध था। नर्मदा नदी पर निर्मित पहला बांध अगर पूछा जाए तो बरगी बांध या रानी अवंती बाई सागर परियोजना जो है वो इस नाम से जानी जाती है। किन किन क्षेत्रों को मध्य प्रदेश के को सिंचित करती है ये, या किन किन जिलों को सिंचित करती है? तो हम जिलों के संदर्भ में बात करें तो जबलपुर को ये सिंचित करती है, मंडला को सिंचित करती है, सिवनी को सिंचित करती है, नरसिंहपुर को सिंचित करती है। तो प्रमुख जिले से ये सिंचित होते हैं। ध्यान रखना है कौन कौन से जिले हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। जबलपुर है, मंडला है, सिवनी है, नरसिंहपुर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तवा परियोजना। वैसे ये नर्मदा नदी पर तो नहीं है ये परियोजना, लेकिन नर्मदा की ही जो सहायक नदियाँ हैं, याद करिए हमने जब नर्मदा का टॉपिक पढ़ा था, नदियाँ पढ़ी थी मध्य प्रदेश की, तो लगभग 42 नदियाँ नर्मदा की सहायक नदियाँ या नर्मदा के अपवाद क्षेत्र में आती हैं। तो अपवाद क्षेत्र में जो है तवा भी उसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो हमें याद हो कि ये तवा डैम जो है ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये रानीपुर ग्राम इटारसी जो कि होशंगाबाद में है, वहाँ पर बनाया हुआ है नर्मदा की सहायक नदी पर। और उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो डैम है ये 1322 मीटर बड़ा डैम है, इस कारण इसको प्रदेश का सबसे लंबा बांध भी कहा जाता है। याद रखना है, इसकी ऊंचाई 58 मीटर है और इससे 2.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है वह सिंचित होता है। चलिए अब आगे की परियोजना की बात करते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना जो है वह पुनासा ग्राम खंडवा में मौजूद है। याद रखना है, पुनासा जो कि खंडवा ज़िले में स्थित है, यहाँ पर इंदिरा सागर परियोजना बनाई गई है। और इसका नाम इंदिरा सागर इसलिए रखा गया है क्योंकि उस समय पे जब ये परियोजना शुरू हुई है तो उस समय पे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा 23 अक्टूबर 1984 को इसका शिलान्यास किया गया था। और जाहिर सी बात है कि 23 अक्टूबर 1984 के बाद में आप देखोगे कि 23 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उनकी हत्या से कुछ समय पहले उन्होंने इस परियोजना का भी क्या कहता है शिलान्यास किया था। तो हम मान सकते हैं कि अंतिम परियोजना थी उनकी शिलान्यास के दौरान। अब बात करते हैं कि नर्मदा नदी पर ये स्थित है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है जो भारत में सर्वाधिक जल भंडारण क्षमता रखती है। जल भंडारण यानी कि इसमें जल का भंडार जो है वह कितना किया जाता है, 12.22 BM क्यूब। ठीक है,
और इससे निकलने वाला जो जल है वो प्रदेश की 3 अन्य परियोजनाओं को लगातार जल आपूर्ति भी करता रहता है, जिससे अपनी सिंचाई के लक्ष्यों को प्राप्त करती है। तो वो परियोजनाएं कौन कौन सी है, हमें उनके बारे में भी पता होना चाहिए। पहली है ओकारेश्वर परियोजना, अगली है महेश्वर और सरदार सरोवर। अगली जो नर्मदा नदी पर बनी हुई परियोजना है, उन तीनों को जल आपूर्ति इंदिरा सागर पुनासा डैम से किया जाता है। विद्युत उत्पादन हमें देखना है कि काफ़ी विद्युत उत्पादन क्षमता इसमें है, 1000 मेगावाट तक इसका विद्युत उत्पादन क्षमता है। और सिंचाई ये लगभग 2,65,000 हेक्टेयर जो भूमि है उसको ये सिंचित करती है। तो हमें पता हो। चलिए अब बात करते हैं अगली परियोजना के संदर्भ में। अगली परियोजना है ओंकारेश्वर परियोजना, और ओंकारेश्वर परियोजना का जो स्थान है वह है मानधाता गांव खंडवा, और इससे जो मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है वह किया जाता है 520 मेगावाट। सिंचाई क्षेत्र की अगर बात करें तो 1.43 लाख हेक्टेयर भूमि से सिंचित होती है ओंकारेश्वर परियोजना से। अब अगली परियोजना के संदर्भ में बात करते हैं। अगली परियोजना है महेश्वर परियोजना, और महेश्वर परियोजना जो बनाई गई है वह खरगोन जिले में है, और विद्युत का उत्पादन इससे 400 मेगावाट होता है। अगली छोटी परियोजना है मान परियोजना, जो कि मान नदी पर बनी हुई है जीराबाद धार में, और इस परियोजना से धार जिले का जो आदिवासी जो एरिया है, जैसे कि हम बात करें वहाँ के कुछ क्षेत्र हैं, मनावर है, कुछ है, गंदवानी है, इन तहसीलों को निरंतर पानी वगैरह की पूर्ति इस परियोजना से होती रहती है। अब बात करते हैं जोवट नदी परियोजना की। तो जोवट नदी परियोजना जो परियोजना है वह मुख्य रूप से कहाँ है, अलीराजपुर में है, और जोवट या एक और नाम है हथिनी नदी। तो हथिनी नदी पर मुख्य रूप से ये परियोजना बनी हुई है, और इस परियोजना में जो डैम है या फिर जो बांध बनाया गया है उस परियोजना को चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। आप देखोगे जब झाबुआ अलीराजपुर से अलग नहीं हुआ था तो उस समय पे तो दोनों क्षेत्र एक में ही थे, तो इन्हीं चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे वो झाबुआ से ही थे, इस कारण इनके नाम पर ये इस परियोजना का नाम चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना रखा गया है। तो कुल 9,848 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। अब अगले की बात करते हैं। अगली है कोलार परियोजना। कोलार परियोजना का स्थान है लवरखेड़ी ग्राम सीहोर, और देखिए स्थान इसका सीहोर है, लेकिन इससे जो भोपाल है उसको पानी की आपूर्ति की जाती है। कितना पानी, 0.15 मिलियन घन फीट इससे पानी भोपाल को मिलता है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भोपाल में है या फिर सीहोर में है, तो हमें ये कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, ये सीहोर में है लवरखेड़ी ग्राम में। और 1978 79 में शुरू की गई थी ये। कोलार नदी पर बनी हुई है और लगभग 45,000 हेक्टेयर भूमि को ये सिंचित करती है। अगले स्थान की बात करें तो कोलार हमने देख लिया है। अब बात करते हैं सरदार सरोवर बांध परियोजना के संदर्भ में। इसका स्थान है नौगांव भरूच, गुजरात। आधारशिला इसकी 5 अप्रैल 1964 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी, याद रखना। लेकिन इसका नाम सरदार सरोवर क्यों रखा गया, तो ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये सरदार पटेल की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। उनके मन की कल्पना थी कि इस प्रकार का डैम यहाँ पर होना चाहिए, और ऐसी कल्पना उन्होंने 1945 में करी थी। हालांकि वो इस परियोजना को अमली जामा नहीं पहना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित होकर बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना की शुरुआत करी थी। लेकिन इस परियोजना में काफ़ी विवाद रही, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विवादित परियोजना रही है, सबसे बड़ा डैम बनाया गया इस पर। इस कारण विवादों के चलते इस परियोजना में बहुत डिले किया गया, और डिले के कारण ही हम लोग देखेंगे कि इसका जो जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1964 में, लेकिन इसका उद्घाटन अभी जाके 2017 में हो पाया है। वर्तमान के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। तो बात करते हैं कि इसका जो निर्माण कार्य है वो 1987 से शुरू किया गया है, और यह संयुक्त परियोजना किस किस की है, तो हमें याद रखना है इस परियोजना के बारे में। 4 राज्यों की हिस्सेदारी है, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार। हम सामान्य रूप से अगर देखते हैं तो इसमें ज़्यादा प्रभाव है वह मध्य प्रदेश का लगता है, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें राजस्थान को भी इस परियोजना से क्या मिलेगा, पानी की पर्याप्त पूर्ति होती रहेगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वह है 57%, महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 27% है, जबकि गुजरात 16% इस परियोजना का हिस्सेदार है।
और राजस्थान को हम देखते हैं कि इसको केवल पानी मिलेगा। अब इस पर जो डैम बनाया गया है सरदार सरोवर डैम, उसकी विशेषता यह है कि अगर हम उसको देखें आधार स्तर से, अगर हम लोग देखें तो आधार सहित कुल जो उसका डैम है वो 163 मीटर ऊंचा है। इतने बड़े स्तर पर वो ऊंचा डैम है, तो उसको हम बोलते हैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध इस परियोजना पर बना हुआ है। और पहला की भी हमें पता होना चाहिए, तो दुनिया का पहला सबसे बड़ा जो बांध है वो ग्रैंड कुली बांध है कोलोराडो नदी पर। अगर हम इसकी केवल देखें आधार को छोड़ दें और आधार से ऊपर का जो क्षेत्र, यानी कि आधार क्षेत्र से ऊपर का जो क्षेत्र है कि डैम जो है वो कितना मीटर ऊंचा है, तो 138 मीटर उसकी ऊंचाई है। अब आपने भी जाहिर सी बात है कि इसके बारे में विवाद तो अक्सर पढ़ा ही होगा कि इसको लेकर विवाद क्यों है, विवाद में क्यों रही है ये परियोजना। तो इसलिए रही है क्योंकि इस पर जो बांध है उसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है, तो जो कई सारे क्षेत्र थे वो डूब में आ रहे थे और बहुत सारे ज़िले जो मध्य प्रदेश के हैं, धार वगैरह, ये डूब में आ रहे थे, बहुत सारे परिवार इससे डूब रहे थे। तो हमें देखना है कि ये बहुत ज़्यादा विवादित परियोजना है। और इससे संबंधित कुछ और फैक्ट भी, क्योंकि जब ये विवाद में रही तो इसके लिए आंदोलन भी किए गए लोगों के द्वारा। तो आंदोलन को दूर करने के लिए जो सामाजिक कार्यकर्ता थी मेधा पाटेकर, उनके द्वारा आंदोलन किया गया। और मेधा पाटेकर ने क्या किया, इनके लिए अनशन किया, बड़वानी ज़िले से अनशन शुरू कर दिया। और साथ में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत भी 1989 में उनके द्वारा की गई। एक लेखिका थी, आपने नाम सुना ही होगा, फेमस लेखिका है अरुंधति रॉय, उन्होंने इसके ऊपर एक निबंध भी लिखा है नर्मदा नदी के ऊपर। उस निबंध का नाम है ग्रेटर कॉमन वुड्स, ये निबंध इनके द्वारा लिखा गया है। और साथ में देखें कि कुछ और भी किया गया, इसके ऊपर एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। तो फिल्म डॉक्यूमेंट्री 2002 में द ड्राउंड आउट फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनती है। इसके अलावा नर्मदा डायरी भी इस पर बनती है, जिसके निर्देशक जो हैं वह आनंद प्रवर्धन और सियंतनी धुरु इसके प्रमुख निर्देशक है। और ये 1996 में फिल्म जगत में फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुकी है, ये जो मूवी नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए बनाई गई है। तो ये उससे संबंधित कुछ फैक्ट थे, हमें याद होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं रिहंद नदी परियोजना के बारे में कि ये जो परियोजना है वो कहाँ पर है। इसके संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं रिहंद नदी के बारे में। तो रिहंद नदी परियोजना को हम लोग रेणुका नदी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। और ये अंबिकापुर तहसील है सरगुजा की। अब सरगुजा कहाँ है, ये मध्य प्रदेश का कोई ज़िला नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का है। लेकिन ये जो नदी है इसके बारे में हम लोग बात करें तो इस सोन नदी जो है सोनभद्र जिला चौपन गोठानी में इसका जाकर समागम हो जाता है। और सोन नदी मध्य प्रदेश की नदी है, तो इसकी ये प्रमुख सहायक नदी है रिहंद। और इसी का जो जल है, यानी कि रिहंद नदी का जो जल है उसका पीछे वाला जो भाग है, जैसे कि नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, इसके पीछे वाले भाग में जो जल रोका गया है, उस जल को रोककर जो डैम बनाया गया है, उस डैम का नाम हमें याद होना चाहिए। उस डैम का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका नाम क्या रखा गया है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर में इस नाम पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एक नाम आपको और देखने को मिल सकता है गोविंद सागर। तो गोविंद सागर वो पंजाब में है, जबकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ गोविंद वल्लभ पंत सागर की। और इससे जो है वो मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली ज़िला है उसको विद्युत की आपूर्ति होगी। तो जाहिर सी बात है ये परियोजना में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब अगली परियोजना के संदर्भ में बात करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश की प्रमुख महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसको हम लोग जानते हैं बाण सागर परियोजना के नाम से। और बाण सागर परियोजना जो है वह शहडोल के देवलोन में स्थित है और सोन नदी पर है। प्रारंभ इसका 1978-79 में किया गया था। अब इस परियोजना के संदर्भ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों को ये रहता है कि ये इसमें छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी है, बिहार सरकार की हिस्सेदारी है। तो इसमें जो हिस्सेदारी है वह है, चूँकि छत्तीसगढ़ जो सरकार है वह हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है 2000 के बाद में। उसके बाद में परिस्थितियां जब बदलती है तो इसमें वर्तमान में जो हिस्सेदारी है परियोजना में, वह हिस्सेदार है मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार। जिसमें 50% हिस्सेदारी है वह मध्य प्रदेश सरकार के पास है, जबकि 25% जो हिस्सेदारी है वह बिहार और यूपी के पास में है। तो हमें ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास कितनी हिस्सेदारी इसमें है। तो एमपी के पास इसमें सर्वाधिक 50% हिस्सेदारी है।
चलिए अब आगे की बात करते हैं इसके संदर्भ में कि इससे 425 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है और लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो इससे सिंचित होती है। और परियोजना हम देखेंगे इसका नाम बाण सागर परियोजना क्यों रखा गया, क्योंकि बाण भट्ट के नाम पर यह स्थापित है और बाण भट्ट जो है वो सोन नदी के किनारे निवास करते थे प्रीतिकूट नामक स्थान पर। तो हमें याद रखना है कि बाण भट्ट कहाँ निवास करते थे, प्रीतिकूट नामक स्थान पर वो निवास किया करते थे। तो उन्हीं के सम्मान में ये परियोजना स्थापित की गई थी। और बाण भट्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस हैं वो। हर्ष चरित्र और कादम्बरी उनकी रचनाओं के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, जिसमें कादम्बरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो विश्व का प्रथम उपन्यास नोवेल है, उसके बारे में कहा जाता है। चलिए तो अब अगली परियोजना की बात करते हैं जिसको 3 नामों से जाना जाता है। परियोजना का नाम है राजघाट परियोजना, या जिसको हम लोग जानते हैं माता टीला परियोजना के नाम से, या इसका एक और नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। तो तीसरा नाम है इसका रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। 3 नामों को हमें याद रखना है, राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, माता टीला परियोजना। तीनों ही नाम इसके मुख्य हैं, महत्वपूर्ण हैं। अब ये स्थान कहाँ पर बनी हुई है, तो मध्य प्रदेश का जो अशोक नगर है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर है, वहाँ पर राजघाट बांध बनाया जाना है। और जलाशय का जो नाम रखा गया वो रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में लक्ष्मीबाई सागर रखा गया है। बेतवा नदी पर ये है, तो नदी हमें बहुत महत्वपूर्ण नदी है, याद रखना है बेतवा नदी। और बात करें कि इससे जो परियोजना है, इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 6 ज़िले और उत्तर प्रदेश के 4 ज़िलों को लाभ प्राप्त होगा। तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी इसमें है। मध्य प्रदेश का लगभग 1.16 लाख हेक्टेयर, जबकि उत्तर प्रदेश का 1.09 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचित करेगी। विद्युत का उत्पादन भले इससे कम हो, 45 मेगावाट हो, लेकिन सिंचित भूमि काफ़ी ज़्यादा है इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए। तो विद्युत इसका जो उद्देश्य मुख्य रूप से सिंचाई के लिए है। और इसी जो राजघाट परियोजना है, इसी से नहर निकाली गई भांडेर नहर। तो 2 प्रमुख नहरों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। भांडेर नहर, तो भांडेर नहर तथा उर्मिल परियोजना। अब मैं यहाँ पर उर्मिल परियोजना क्यों बता रहा हूँ, क्या आ गया इसमें, क्योंकि उर्मिल नदी को हम लोग जानेंगे, उसमें परियोजना है। साथ में जो उर्मिल नदी है वो केन की सहायक नदी, और केन को आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं। केन और बेतवा को जोड़कर जो डैम बनाया जा रहा है, जो परियोजना है, उसको नदी जोड़ो परियोजना के तहत, नदी जोड़ो परियोजना में केन बेतवा लिंक परियोजना है। और जो भांडेर नहर है वो बेतवा नदी पर रहेगी, और मुख्य रूप से जो केन की सहायक नदी है उर्मिल नदी। तो इन दोनों के संदर्भ में हम लोग दोनों नहरों को पढ़ लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रमुख नहरों के बारे में। तो पहली बात करते हैं भांडेर नहर परियोजना के बारे में। तो भांडेर नहर परियोजना जो है वह कहाँ है, बेतवा नदी पर बनी हुई है। लाभान्वित जिले हैं इससे रायसेन है, दतिया है, भिंड है। और उर्मिल परियोजना का जो स्थान है वह भीरोटा ग्राम छतरपुर है। उर्मिल जो कि केन की सहायक नदी है। और दोस्तों आपने तो उर्मिल नदी के बारे में इतिहास में तो पढ़ा ही होगा कि मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार वो कहाँ होता है। तो मध्य प्रदेश का जो चरण पादुका नरसंहार है उसी को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है, क्योंकि उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर्नल फिशर ने गोलियाँ चला दी थी निहत्थे लोगों पर। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की ये जो परियोजना है, तो इसका लाभ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से मिलेगा, 60 और 40 के अनुपात में। एमपी को मिलेगा 60% पानी या जो भी सिंचाई से जो लाभ है वो, और 40% उत्तर प्रदेश का है। अब एक फैक्ट अक्सर पूछा जाता है कि सिंहपुर बैराज किस डैम पर, सिंहपुर बैराज जो है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो उर्मिल नदी पर सिंहपुर बैराज बना हुआ है। ये नाम भी आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है सिंहपुर बैराज वाला। तो हमें पता हो कि सिंहपुर बैराज उर्मिल नदी पर बना हुआ है। चलिए अब बात करते हैं पेंच नदी परियोजना के बारे में। पेंच नदी परियोजना का जो स्थान है वह है मंचगोरा ग्राम छिंदवाड़ा। और नदी के बारे में पूछा जाए तो आपको पता हो कि नदी है इसकी पेंच नदी। परियोजना में देखते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार
की भागीदारी है, मध्य प्रदेश की ज़्यादा भागीदारी है और महाराष्ट्र के कुछ। तो इससे 2 जिले मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से लाभान्वित होंगे, जिनमें छिंदवाड़ा है एक तरफ, दूसरी तरफ है सिवनी। दोनों जिलों को इसमें लाभ प्राप्त होगा। और इस परियोजना के बारे में बात करें कि विद्युत का उत्पादन इस परियोजना से कितना होगा, तो लगभग 160 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। अब साथियों अगली परियोजना के संदर्भ में बात करते हैं। तो अगली परियोजना है, यह है थावर परियोजना, और ये थावर नदी पर बनी हुई है। स्थान है इसका बीलपुर गांव, नयनपुर तहसील, मंडला। कौन सा है? बीलपुर गांव, नयनपुर तहसील, मंडला। यहाँ पर ये परियोजना बनी हुई है। और नदी तो हमें पता ही होना चाहिए, थावर नदी, जो कि बेनगंगा की सहायक नदी कही जाती है। लंबाई इस बांध की है 990 मीटर। सिंचित भूमि है इसका 63,388 हेक्टेयर भूमि। कितना सिंचित भूमि है? 63,388 हेक्टेयर भूमि को ये सिंचित करती है। चलिए अब थोड़ा सा कुछ और जानते हैं हम लोग सम्राट अशोक सागर परियोजना के बारे में, जो कि हलाली परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। अब हलाली परियोजना को हम लोग देखते हैं कि ये हलाली जो है बेतवा की सहायक नदी है, उस पर बनी हुई है। 2 नाम है इसके, हलाली परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना। सिंचित एरिया पता हो कि इससे 37,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। निर्माण कार्य इस पर 1973 से 76 के बीच में हुआ। और लाभ जो है इससे रायसेन और विदिशा जिलों को मुख्य रूप से प्राप्त होगा, जिसमें बात करते हैं कि विदिशा को मुख्य रूप से लाभ प्राप्त होगा और साथ में रायसेन को भी इससे पानी वगैरह की प्राप्ति होगी। अब अगली परियोजना के संदर्भ में बात करते हैं। अगली परियोजना है बावनथड़ी परियोजना। कौन सी परियोजना है भाई? बावनथड़ी परियोजना। बावनथड़ी परियोजना की बात करते हैं तो इस परियोजना में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार की हिस्सेदारी है। और अब अगली परियोजना की बात करते हैं, वह है बाग परियोजना। बाग परियोजना सिरपुर ग्राम में बनी हुई है और इस परियोजना में भी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सरकार हिस्सेदार है। बाग नदी पर बनी हुई है। ठीक है। अब सामान्य रूप से देखते हैं कि माही परियोजना, ये माही नदी धार जिले में स्थित है और लाभान्वित जिले धार है और साथ में झाबुआ है। इससे सिंचित क्षेत्र है साथियों 5,000 हेक्टेयर भूमि से सिंचित रहेगी और इस पर 2 डैम 2 नहरें बनाने की परियोजना शामिल है, जिनका कार्य प्रगति पर मुख्य रूप से है। अगली नदी घाटी परियोजना है चोरल नदी परियोजना। तो चोरल नदी के बारे में जानते हैं कि चोरल नदी परियोजना कहाँ पर है। तो नदी तो हमें पता हो कि चोरल नदी है, और कहाँ पर है तो इंदौर का जो मऊ तहसील है, याद रखना मऊ तहसील को वर्तमान में अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। अम्बेडकर जी के नाम पर, चूँकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म है वो वहीं पर हुआ था। तो ये चोरल परियोजना अम्बेडकर नगर तहसील में मौजूद है। सिंचित भूमि से 5,000 हेक्टेयर है। महान नदी परियोजना, महान नदी या मान नदी परियोजना को भी हम इसको जानते हैं। तो महान नदी परियोजना पर कौन सा डैम बनाया गया है? तो ये गुलाब सागर परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। स्थान है रीवा जिला, नदी है महान। ठीक है। केन परियोजना के बारे में बात करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और इसमें मध्य प्रदेश सरकार की भी हिस्सेदारी है और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार की भी मुख्य रूप से हिस्सेदारी है। तो केन परियोजना का जो स्थान है वह कौन सा है? छतरपुर। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की तो संयुक्त परियोजना ये है ही। अब अगली परियोजना, या जिसको हम लोग बोलते हैं नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना, वैसे तो हमारा नदियों का टॉपिक भारत के भूगोल के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ पर इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो केन बेतवा लिंक की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, केन बेतवा लिंक से प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। चलो, तो केन बेतवा लिंक के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये परियोजना जो है वो राष्ट्रीय जल नीति 2002 के तहत लाई गई थी और इसका उद्देश्य है जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से पानी को निम्नता वाले क्षेत्रों की ओर पहुंचाना। तो इसका जो कार्य किया गया था वो किया गया था नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी 1982 में, जिसकी स्थापना की गई थी। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी वो क्या करती है कि 2000 में इस परियोजना के तहत लगभग 25 अगस्त को इसने उपयुक्त पाया, घोषणा कर दी कि ये जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं बेतवा और केन, ये दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो इन दोनों को उपयुक्त पाया तो उन्होंने इसकी घोषणा कर दी 25 अगस्त 2005 को कि ये दोनों को जोड़ा जा सकता है।
और रिपोर्ट बनाकर सरकारों को पेश कर दी। और इसके तहत केन के अतिरिक्त जल को लेकर उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी जो है उसमें पानी छोड़ा जाएगा। तो केन का अतिरिक्त पानी कहाँ छोड़ा जाना है? बेतवा नदी में छोड़ा जाना है। तो अब हम बात करते हैं इसके संदर्भ में कुछ और तथ्यों की। तो इस पर जो केन नदी है, जो केन नदी रहेगी उस पर हम लोग क्या करेंगे, छतरपुर में एक बांध बनाया जाना प्रस्तावित है, जो बन भी रहा है, दोदन बांध। दोदन बांध 73 मीटर का एक बांध बनेगा और उसका जो पानी है बांध बनाकर नहर के माध्यम से कहाँ छोड़ दिया जाएगा? बेतवा में छोड़ दिया जाएगा, ताकि जो बेतवा में पानी की कमी आ जाती है उनको प्राप्त होता रहे। तो केन बेतवा लिंक परियोजना हमें पता हो। अब इसके संदर्भ में आगे की बात करते हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा, विद्युत का उत्पादन कितना होगा, ये सारी चीज़ें कुछ इससे संबंधित तथ्यों को भी हम लोग जान लें। तो हम देखते हैं कि 5 लाख लोगों को, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश के हो, उन लोगों को इतने बड़े स्तर पर पेयजल की सुविधा होगी। हमारे लिए तो भारत बहुत महत्वपूर्ण है। हम मध्य प्रदेश के साथ में भारत को भी जो है उसके संदर्भ में भी हम लोग पढ़े तो देखते हैं कि भारत के लगभग 5 लाख लोगों को पेयजल सुविधा की प्राप्ति होगी। 72 मेगावाट विद्युत की प्राप्ति इसको होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के जिलों की बात करें कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले इसमें शामिल रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में हम देखें तो छतरपुर है, पन्ना है, निवाड़ी है और टीकमगढ़ है, ये मध्य प्रदेश के ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश का जो है वो महोबा है, बांदा है और झांसी है। इन ज़िलों को क्या होगा, इनकी जो भूमियाँ रहेगी कुल मिलाकर वो 6,35,661 हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित होगी दोनों क्षेत्रों की। क्योंकि हम देखेंगे बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वो काफ़ी क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा सूखे से ग्रसित रहता है, तो उन क्षेत्रों को पानी निरंतर ये प्राप्त होता रहेगा। अब परियोजना के बारे में कुछ और बात करते हैं कि इस केन के जल को अतिरिक्त बेतवा नदी में तो छोड़ ही दिया जाएगा। साथ में बात करते हैं कि ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी, यानी कि प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर ये जो नहर है निकाली जाएगी, केन बेतवा लिंक नहर। तो ये नहर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरेगी, और जिसमें 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें पड़ेगी, ये 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में पड़ेगी और 51 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा ये जो परियोजना है, ये जो नदी है ये बनाएगी। और बेतवा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 590 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब देखो भाई, नदी जोड़ो परियोजना है, चलो ठीक है, अब थोड़ा बहुत हमने उसको पढ़ लिया, तो हम लोग उसको और गहराई से जान लेते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना के संबंधित और तथ्य क्या है। तो 232 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में और 358 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में ये नदी जो है वो चलती है आगे 590 किलोमीटर में से। और इसमें जो नहर बनेगी वो 231.45 किलोमीटर है। वह जो है हम देखेंगे कि 18 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में रहेगा और शेष भाग जो है वो मध्य प्रदेश में आएगा। इसी प्रकार से नदी जोड़ो परियोजना में एक और उदाहरण हम लोग साथ ही साथ में देख लेते हैं, जो ताकि हमारा प्रश्न है ये आप लोग अच्छे से इसको कर पाएँ और कुछ 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन ना रुक जाए। तो थोड़ा सा हमें बारीकी से इन परियोजनाओं के बारे में पढ़ना है, क्योंकि प्री के सिलेबस में इस बार उन्होंने विशेष रूप से इनको दिया है, तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से इसको थोड़ा सा कवर करना है। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है उसमें जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए ही नर्मदा और क्षिप्रा को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। और ओंकारेश्वर जो सिंचाई परियोजना है नर्मदा नदी पर, उससे पानी लेकर 115 किलोमीटर दूर क्षिप्रा के उद्गम स्थल में ये छोड़ा जाना है। और जो भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उनके द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। तो 3 जो है इस परियोजना में 3000 ग्राम 70 कस्बों को राहत मिलेगी। सिंचित भूमि से 16 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई रहेगी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसने किया था, तो भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री थे, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसका शिलान्यास किया था। अब हम लोग ने नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ी, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं नदी जोड़ो परियोजनाओं के संबंध में एक अभियान जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और उस अभियान का नाम है जल अभिषेक अभियान। क्या है अभियान? ये 2 अप्रैल 2006 को शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है भाई जल अभिषेक अभियान का? तो एक मिनट,
इस जल अभिषेक अभियान का उद्देश्य अगर हम लोग बात करें तो जल संरक्षण हेतु समाज शासन का प्राथमिक दायित्व निर्धारित करता है। ये कार्य क्या करेगा, ये तो कार्य करेगा ये कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको बढ़ावा देने का प्रमुख रूप से ये कार्य करेगा। इसके अलावा हम देखेंगे जल का यथासंभव संरक्षण, भू जल संवर्धन यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए ये जल अभिषेक अभियान कार्य करेगा। इसके अलावा जो संरचनाएँ बनाई गई है, डैम वगैरह बनाए गए हैं, उनका अच्छे से केयर टेकिंग किस प्रकार से हो सके, देखभाल किस प्रकार से हो सके, इस पर भी यह फोकस्ड रहेगा। इसके अलावा जो जल को वेस्ट किया जाता है, पानी को वेस्ट किया जाता है, उसका उचित उपयोग हो, उचित मैनेजमेंट उसका किया जाना चाहिए। ये सारी इसकी प्रायोरिटी रहेगी जल अभिषेक अभियान की। ठीक है, तो नदी जोड़ो परियोजना में हमने 2 परियोजनाओं के बारे में जान लिया है। केन बेतवा लिंक परियोजना, ऐसे तो भारत में लगभग 30 नदियों को जोड़ा जाना है, लेकिन हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना और केन बेतवा लिंक परियोजना हमारे लिए बहुत महत्व की है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है। तो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। साथियों, ध्यान रखना है। अब इस परियोजना का लाभ क्या होगा, क्यों इस परियोजना में इतना ज़्यादा फोकस सरकारें कर रही है और बहुत ज़्यादा इसमें लागत आ रही है, फिर भी क्यों महत्व दिया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि सूखे की समस्या का स्थायी समाधान इस परियोजना से निकल सकता है। जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उसमें बाढ़ आती रहती है, पानी एक्स्ट्रा ओवरफ्लो होता रहता है। तो ओवरफ्लो वाला पानी को हम लोग अन्य सूखी नदियों या फिर जो जल को अच्छे से धारण कर सके उन नदियों में छोड़ेंगे तो बाढ़ की भी समस्या दूर हो सकती है। तो हमारा जो मानव संसाधन और जो प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचता है वो कम हो पाएगा बाढ़ से। इसके अलावा जो सिंचित जो रकबा है, कस्बा यहाँ पर गलत आ गया, सिंचित रकबा जो है वो कितना है, वो 15% बढ़ जाएगा वर्तमान के मुकाबले, और 35 से 40 गीगावाट जल ऊर्जा के रूप में सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके अलावा नहरों का जो विकास होगा उससे क्या फ़ायदा होगा, 1500 किलोमीटर तक 15,000 किलोमीटर तक नहरों का विकास हो पाएगा। 10,000 किलोमीटर तक नौ वहन यानी कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा अच्छा बेहतरीन हो पाएगा, जिससे परिवहन जो लागत है, लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है वह कम आएगी। इसके अलावा नदियों के किनारे हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल से ही, न केवल अभी से बल्कि प्राचीन काल से ही सभ्यताएं विकसित होती रही है। तो टूरिस्ट पैलेस भी जो है वो नदियों के किनारे बन पाएंगे, तो 3,000 टूरिस्ट स्पॉट बनेंगे, तो पर्यटन से भी भारत की इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करेगी। तो हमें ये भी पता हो। और बड़े पैमाने पर नदियों से क्या होगा, वनीकरण होगा, क्योंकि उनको जल की आपूर्ति अच्छे से हो पाएगी। और क्या होगा, तो जल संकट का स्थायी समाधान मिल सकता है, पेयजल सुविधा मिल सकती है, लाखों लोगों को, लाखों परिवारों को गरीबी दूर हो सकती है, रोजगार के नए अवसर इस परियोजना से पैदा होंगे। लेकिन हम देखेंगे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना। जैसे आपने विज्ञान के निबंध में भी अक्सर सुना होगा, साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। तो वो बैड मास्टर, हर चीज़ में सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इसी प्रकार से इन परियोजनाओं का भी कुछ दुष्प्रभाव है, कुछ चुनौतियां इनके सामने हैं। अब बात करते हैं कि दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं भाई। तो दुष्प्रभाव पहला तो ये है भैया कि राजकोष जो है उसमें भारी खर्च आएगा। ये परियोजनाएं काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट हैं, तो कॉस्टली प्रोजेक्ट हैं, तो इस कारण इनके परियोजना की बड़ी समस्या रहेगी। और जो कि नदियों को जोड़ा जाना है, तो जिन क्षेत्रों से ये नदियों की परियोजनाएं गुजरेगी उन क्षेत्रों के लोग लगभग अनुमान है कि 4.5 लाख से अधिक जो लोग हैं वो विस्थापित होंगे। तो विस्थापितों की उचित प्रकार से उनको बसाया जाए तो उसकी समस्या रहेगी। इसके अलावा इससे 69,292 हेक्टेयर है वो जंगल जो है, इतने क्षेत्र के जंगल है वो पानी में डूब सकते हैं। याद रखना है, इतने क्षेत्र के जंगल जो है वो पानी में डूब सकते हैं। तो भले जंगल लगाए भी जाएंगे लेकिन इस क्षेत्र में जो बने बनाए जंगल है वो डूब सकते हैं। अब भाई चुनौतियाँ क्या हैं, तो पहली सबसे बड़ी चुनौती है ज़मीन अधिग्रहण का मुद्दा। चूँकि नदियाँ किसी एक क्षेत्र में तो बहती नहीं है, तो सभी क्षेत्रों की तरफ जाती है, तो उपजाऊ ज़मीन अलग प्रकार की बंजर भी रहेगी, उसके में जो लोग हैं रिहायशी इलाका वो भी रहेगा, आबादी वाले क्षेत्र। तो अधिग्रहण संबंधी मुद्दा बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा खर्च का संतुलन, क्योंकि भारी राजकोषीय खर्च आएगा इससे।
नदी विवाद राज्यों के बीच में अक्सर चलता रहता है, जग जाहिर है। गंगा संरक्षण को लेकर की बात करें, कावेरी विवाद प्राधिकरण की स्थापना की बात करें, कृष्णा, गोदावरी, इन पर भी बहुत सारे विवाद चल रहे हैं राज्यों की सरकारों के बीच में। तो जाहिर सी बात है कि ये विवाद आगे भी उभर कर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा जो समस्या है कि वो जल जमाव है, इसके अलावा सीलन की समस्या है, वो ज़मीन की उपजाऊपन शक्ति को भी नष्ट कर सकता है। लेकिन लगातार किसी क्षेत्र में अगर पानी की मात्रा है वो बनी रहेगी तो क्या होगा, उसके आसपास की जो भूमि है वो क्या होगी कि नमनेस उस भूमि में अगर ज़्यादा आ जाती है तो क्या होगा, वो भूमि बेकार हो सकती है और वो भूमि को क्या हो सकता है, उपजाऊपन क्षमता वो खो सकती है। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बताते हैं जैसे कि यूएसए की जो कोलोराडो और मिसिसिपी नदी है उसमें जब जोड़ा गया था या गाद भर गई थी, अगर यहाँ पर भी गाद की समस्याएं आती तो बाढ़ की समस्या का रूप धारण वो कर सकती है। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि हम नदियों को जोड़ रहे हैं, कोई छोटी मोटी नहरों को नहीं, तो भौगोलिक आपदा जैसे कि बाढ़ भी आ सकता है, बड़े स्तर पर पानी अगर आता है नदियों से, भूकंप भी आ सकता है, भूस्खलन भी आ सकता है। क्योंकि चट्टानों पर अगर वजन पड़ेगा, नदी का जो पानी है वो ज़्यादा भरा रहेगा इन परियोजनाओं में, बड़ी परियोजनाओं से, तो नीचे वाली चट्टानें हैं वो उनमें क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और चट्टानें खिसकेंगी तो या तो उनमें लैंडस्लाइड हो सकता है या फिर अर्थक्वेक जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो देखो भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम नुकसान पहुंचे पर्यावरण को, ऐसी अपेक्षा इस नदी परियोजना में की जाती है। इसलिए ज़्यादातर सरकारें या ज़्यादातर पर्यावरणविद हैं वो इस पर फोकस करते हैं कि परियोजनाएं बनाई जानी चाहिए, लेकिन दीर्घ की तुलना में लघु परियोजनाओं पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि वो नुकसान कारक कम होती हैं। एनीवे, जो भी हो, हमें परियोजनाओं के बारे में पढ़ना है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो ये हमारा टॉपिक था। चलिए, तो आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, और ध्यानपूर्वक रिवीजन इसका करते रहिएगा। बढ़ाते हैं पूर्णता की ओर निरंतर उत्साह से कदम। थैंक यू वेरी मच।